हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीत तिवारी, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करूंगा। आज मैं अपने पीएचडी के जो कार्यकाल रहा है, जितने सालों में मैंने पीएचडी की है, एडमिशन से लेके और पीएचडी सबमिशन तक के पूरे अनुभव के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। साथ ही जितने लोग मेरे साथी रहे हैं, मेरे साथ पीएचडी किए हैं या अब जान पहचान में लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, उनके साथ जो पीएचडी करने के टाइम पर आने वाली समस्याएं होती हैं, उनके बारे में जो चर्चा होती है, उसके बारे में भी जो इनपुट्स मुझे मिले हैं, उनके एक्सपीरियंस के भी, सबको मिला जुला के आप लोगों के साथ मैं पीएचडी के पूरे अनुभव शेयर करूँगा। यह आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्तमान में मेरे चैनल के माध्यम से बहुत से लोग मुझसे पीएचडी करने के बारे में बात करते हैं। तो पहले नंबर पे वो लोग हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, उन्हें कंपलसरी हो गया है पीएचडी करना कि पीएचडी अगर नहीं करेंगे तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। उनके लिए मैं बात करूंगा कि किस तरीके से संस्था का चयन करें, किस तरीके से आप संस्था के साथ साथ गाइड का चयन करें। साथ ही वे लोग जो जीआरएफ कर चुके हैं वो पीएचडी कैसे करें। वे लोग जिनका उद्देश्य है कि मुझे कुछ संस्था के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा खोज के देना है, रिसर्च करने के, रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट के हैं, उनके लिए क्या चीज़ें हो सकती हैं। वे लोग जो कहीं ना कहीं संविदा में गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। जो लोग न्यू कमर्स हैं, नेट निकाल चुके हैं, पीएचडी की इच्छा रखते हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। सभी के बारे में मैं चीज़ों पर विस्तृत ढंग से बात करूंगा, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पीएचडी करने के पहले मैंने एमएड सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से किया था, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। और वहाँ पे जब पीएचडी के लिए मैं गया तो जेआरएफ मेरा था। जेआरएफ के बावजूद भी वहाँ पे एक दो सीटें थी, वहाँ पे मैंने फॉर्म भरा था, वहाँ पे किसी कारण से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। मैंने ये देखा कि चूँकि वहाँ का मैं एमएड का गोल्ड मेडलिस्ट था, उसके बाद भी वहाँ के डिपार्टमेंट में लोगों से जान पहचान भी थी, जानते थे कि क्या है, मतलब कहने का मतलब आप कोई किसी स्टूडेंट को आप पढ़ाते रहते हैं तो अच्छे से जानते हैं। फिर भी वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। इसको मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ही कोई कमी रही होगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जेआरएफ हो गया है तो आप ये मान के चलें कि आपका एडमिशन कहीं भी जाएंगे हो जाएगा। जेआरएफ के बाद भी एडमिशन नहीं होते हैं। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे बीएचयू हो गया, वहाँ पर भी जेआरएफ वाले ही साथ टोटल जाते हैं, उसमें से भी कम ही लोगों का एडमिशन होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पैनल देखता है और उसके बाद वो एडमिशन लेता है। तो जेआरएफ अगर आपका हो गया है तो ये मत सोचिए कि आपका एडमिशन कहीं पर अच्छी जगह पर हो ही जाएगा। कुछ कमियाँ आपके अंदर अगर समझ में आती हैं तो उनको सुधारने का प्रयास आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि जेआरएफ होना एक अलग चीज़ है और एडमिशन हो जाना दूसरी चीज़ है। उसके बाद एक स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में मैंने एडमिशन लिया पीएचडी में। वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आसानी से एडमिशन नहीं हुआ। लगभग फॉर्म भरने के बहुत दिन बाद वहाँ पर इंट्रेंस वगैरह हुआ, और चूँकि इंट्रेंस मैंने नहीं दिया था क्योंकि मेरा जेआरएफ था, इंटरव्यू में गया था, तो वहाँ पे एडमिशन हो गया, लेकिन टाइम उसमें काफ़ी लगा। इस बीच मैंने कई यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म भरे, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं नहीं गया इंटरव्यू देने, और वहाँ पे लगभग हो गया। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न यह उठता है कि पीएचडी कब करें। तो जो नए कमर्स लोग होते हैं, जेआरएफ जब तक ना हो जाए तब तक पीएचडी मत करिए। यह पहले की वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बात के साथ शेयर किया है कि जब तक जेआरएफ ना हो जाए पीएचडी मत करिए। कारण यह है कि आप अगर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं नेट के बेस पे, तो आपके खुद के खर्चे होते हैं, फीस वगैरह लगती है, बाकी भी पीएचडी में कुछ न कुछ खर्चे लगते हैं, उसका लोड आपके ऊपर आता है। जेआरएफ आपका हो जाता है तो आप मेंटली फाइनेंशियल चीज़ों से फ्री रहते हैं और आसानी से चीज़ें कर पाते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि जो नए लोग हैं वो जेआरएफ के पहले बिना नेट होने पर पीएचडी ना करें, लेकिन जो लोग जिनकी एज निकल गई है, जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट हुआ है, उन्हें तो भाई करना ही है, उनके लिए तो मजबूरी है, नहीं कर सकते। जेआरएफ तो कोई बात ही नहीं, उन्हें तो भाई परेशान होकर करना ही है। तो उन लोग पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जिनकी एज निकल गई, लेकिन एज है तो आप 1 2 3 अटेम्प्ट दीजिए, जेआरएफ निकालिए, उसी के बाद पीएचडी करिए। दूसरी बात यह होती है कि आप संस्था का चयन कैसे करें। संस्था के चयन के संदर्भ में मैं बात करता हूं कि मेरा शुरू से एटीट्यूड था कि मुझे बस पीएचडी किसी भी संस्था से कर लेना है, जेआरएफ उठाना है और जेआरएफ लेके पीएचडी मुझको कर लेना। उस समय मेरी यही सोच थी, परंतु बाद में मुझे ये समझ में आया
कि पीएचडी ही करना सिर्फ उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम पीएचडी कर लेते हैं तो भविष्य में पीएचडी होल्डर होंगे, कोई कुछ पूछ देगा, नहीं बनेगा तो फिर क्या करूँगा। ऐसी स्थिति में यह कोशिश किया कि पीएचडी के टाइम पे जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से लर्न कर सकूँ। तो पीएचडी जो लोग सिर्फ डिग्री के लिए करते हैं, हालांकि वो कोशिश करें या ना करें, उस प्रक्रिया से 3 साल 4 साल गुजरते गुजरते वो पीएचडी की प्रक्रिया सीख ही जाते हैं, और ऐसा एक रिसर्च का एक्सपर्टाइज उनके एटीट्यूड में आ ही जाता है, ना चाहते हुए भी कितनी भी कोशिश करें, प्रक्रिया से गुजरने में इतनी चीज़ें सीख जाते हैं कि कहीं ना कहीं एक हिडन चीज़ उसके अंदर रिसर्च का जो एटीट्यूड है आ जाता है, और कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता ही है। तो संस्था का चयन के ऊपर अगर हम बात करें तो आपके 2 उद्देश्य होते हैं। एक होता है आपको अच्छी पीएचडी करके और समाज के लिए कुछ न कुछ देना है, कुछ ऐसा रिजल्ट निकालना है जिससे सोसाइटी उसका उपयोग कर सके। दूसरा उद्देश्य आपको होता है कि मुझे डिग्री करने के लिए पीएचडी करना है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इसके बेस पे कुछ जॉब वगैरह मिल जाएगी। और तीसरा उद्देश्य एक और लोगों का वर्तमान में चल रहा है, जो लोग सेलेक्टेड हैं उनको प्रमोशन के लिए पीएचडी की दरकार है। अगर प्रमोशन नहीं करेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बावजूद भी प्रमोशन बहुत लेवल तक नहीं हो जाएगा, एसोसिएट प्रोफेसर पे आके रुक जाते हैं और एकेडमिक ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो उनके लिए मजबूरी है पीएचडी करना। पहला, जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं उनको एडमिशन लेने के लिए सबसे बेस्ट संस्था होती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हैं वहीं से पीएचडी करिए, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी आपको कुछ सहूलियत दे देती है, कुछ आपको रिलैक्सेशन दे देती है, जिसके साथ आप नौकरी करते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, कॉलेज यूनिवर्सिटी के काम करते हुए पीएचडी कर पाते हैं। कभी भी आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पीएचडी मत करिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, कोर्स वर्क में छुट्टी से लेके डिफरेंट टाइप की। तो वहीं पर आप कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं वह अपने ही यूनिवर्सिटी में पीएचडी करें, पहली बात। दूसरी बात, वे लोग जो संविदा वगैरह में पढ़ा रहे हैं, कहीं प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में ही सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत पढ़ा रहे हैं, वो पीएचडी करना चाहते हैं, अभी तक उनका सिर्फ नेट है, उन्हें भी अपने ही इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहिए ताकि वह जॉब करते हुए कर लें। फिर कहीं और पढ़ा रहे हैं, कहीं और एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मजबूरियां भी होती हैं बहुत तरीके की, उनके एडमिशन इतनी आसानी से होते भी नहीं हैं। तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि एडमिशन कहीं भी हो रहा है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, क्योंकि अगर सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी फीस वगैरह होती है, उसमें आपकी कमाई से ज़्यादा आप लग जाता है। तो कोशिश यह करिए कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस निकालिए, वहीं पर आपका एडमिशन हो जाए, तो वहाँ पर आपको कम पैसे में, कम फीस में पीएचडी हो जाती है। फिर जो लोग ये उद्देश्य लेके चलते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ देना है, जैसे साइंस साइड के लोग होते हैं, उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो और मेरा नाम हो, तो ऐसी स्थिति में इन्हें जो संस्थाएं सेलेक्ट करनी चाहिए वो भारत की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, JNU, BHU, ETC, जितने भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े संस्थानों के नाम है, भारत में रैंकिंग है हायर एजुकेशन में, वहाँ से PhD करने का उनको प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्गदर्शक भी आपको अच्छे क्वालिटी के मिलेंगे। अगर हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में एक तो उतना ज़्यादा रिसर्च का एक्सपर्टाइज नहीं है, क्योंकि स्टडी सेंटर्स जो होते हैं उतना ज़्यादा रिच नहीं होते हैं कि आपको कोई वर्तमान में चल रही चीज़ों पर रिसर्च करने के लिए इक्विपमेंट्स दे दें, आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें। तो ये सब कमियाँ देखने को मिलती हैं। फंड्स वगैरह भी उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हो पाते। इसलिए आप ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं कराने वाले, टीचर्स अच्छी क्वालिटी के हैं, क्योंकि सभी कहीं कहीं बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ के यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स तो होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल और कहते हैं कि वहाँ का वो चीज़ होती नहीं एक्सपर्टाइज जिसके द्वारा आप वहाँ से पीएचडी करके वो चीज़ कर पाएँ जो आप उद्देश्य लेके चले थे। ऐसी स्थिति में देश की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके सब्जेक्ट के फील्ड में, वहीं से आप एडमिशन लेने का प्रयास करिए। वहाँ आप ले लेते हैं तो वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, तो वहाँ पर अगर आप पीएचडी करेंगे तो आपको इतना तो हो ही जाएगा कि आप नई नई चीज़ें कर पाएंगे। वहाँ के गाइड भी अच्छे से मार्गदर्शन करेंगे आपका, वहाँ पे लैब वगैरह भी होती है, तो बेहतरीन तरीके से चीज़ें आप कर पाते हैं। फिर एक चीज़ और होती है कि मान लीजिए कि आपका उद्देश्य है सोसाइटी के लिए कुछ देना और आप रिसर्च करने के लिए गए, तो वहाँ पे गाइड आप किसको लें? तो गाइड जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे नॉर्मली आपको अच्छे ही गाइड मिल जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती है। फिर भी अगर गाइड में कोई आपके व्यक्तिगत पसंद है तो आप व्यक्तिगत अप्रोच करके और वहाँ पे चीज़ें कर सकते हैं। आप जब फुल एटीट्यूड आप कुछ खोजने को लेके गए हैं तो आपको किसी तरीके की समस्या आनी नहीं है। बस इतना कोशिश करिए कि JRF लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर आप नई चीज़ कुछ करना चाहते हैं। हर चीज़ में डिपार्टमेंट से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं
मिल पाया, तो आप खुद के लिए अपने व्यक्तिगत एम्बिशंस के लिए चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको खुद का पैसा लगाना पड़ सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार आपको जीआरएफ देती है, डिफरेंट टाइप के सारे स्कॉलरशिप वगैरह देती है, तो उसका उपयोग करके आप उस चीज़ में कर पाएंगे चीज़ें, तो आपके लिए बेहतर होगा। फिर जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं उनको गाइड सेलेक्ट करना है, या स्टेट यूनिवर्सिटी से जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनको गाइड सेलेक्ट करना है, तो क्या करें? दो चीज़ें होती हैं। जो लोग पुराने हैं, अब वहाँ पे दो तरीके के टीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक पुराने लोगों की एक है जो पुराने बहुत पहले से गाइड बनते हुए आए हैं, जिनका नाम है फील्ड में, और कुछ नए लोग हैं। तो दोनों को चयन करने के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो मेरी जो गाइड थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही कोऑपरेटिव थी और आराम से चीज़ें हो जाती थी। मतलब अगर कोई चीज़ है तो उनके साइड से दिक्कत, यूनिवर्सिटी की साइड से रुकावट भले आ जाती थी, लेकिन मेरे गाइड की साइड से रुकावट मेरी चीज़ों में नहीं आती थी। तो आप देखिए, आप अगर पूछें कि पुराने लोगों में क्या फ़ायदा है, पुराने लोगों में पहला फ़ायदा अनुभव। नए लोगों की अगर हम बात करें, नए पुराने जो प्रोफेसर्स हैं उनमें पीएचडी करने के लिए आपको मिलता है, तो अगर आप द्वंद्व में है कि मैं किसको चयनित करूं, तो पुराने लोग में क्या है, अनुभव निश्चित है कि जो नए लोग नए हैं तो उनको अनुभव रहेगा नहीं, जो पुराने हैं उनको उस फील्ड में अच्छा खासा अनुभव होगा। फिर एक नुकसान होता है जो पुराने लोगों के साथ पीएचडी करके, अगर पुराने प्रोफेसर्स नॉलेज को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जो क्योंकि रोज़ चीज़ें बदल रही हैं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का टाइम है, पूरा एकदम चीज़ें चेंज हो रही हैं, नॉलेज एकदम बह रही है, तो उसमें इस हिसाब से जो नए लोग हैं वह ज़्यादा टच में रहते हैं, क्योंकि नए नए आए हैं, नई ट्रेंड्स में रहते हैं। पुराने लोग हैं अगर वो नहीं उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कोई नई चीज़ करने की सोच रखेंगे, नई चीज़ करने के लिए आगे आएंगे, तो आपको कह सकते हैं नहीं पसंद आया उनको, तो वहाँ पे आपका मतभेद हो सकता है, और वो गाइड है आपका, तो जो कहेगा आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में तालमेल आपका बनने की संभावना कम होती है। लेकिन अच्छी बात है, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पुराने जाते हैं लेकिन नई चीज़ों से ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती। फिर भी कहीं ना कहीं जनरेशन गैप रहेगा। कोई 20 साल से पढ़ा रहा है, आप अभी नए नए जाके स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जनरेशन गैप थोड़ा सा रहेगा। उसको अगर मैनेज नहीं कर पाए आप, तो भी द्वंद्व स्टार्ट होते हैं। और बीच में अगर बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हमने देखे हैं जिनका गाइड के साथ पटता ही नहीं, एकदम लड़ाई ही चलती रहती है, और जैसे तैसे करके अवार्ड होती हैं चीज़ें पीएचडी में। तो पहले आप अपने मेंटल एटीट्यूड, अपने उद्देश्य को देख के गाइड को चयनित करने का प्रयास करिए कि ऐसा कौन सा गाइड होगा जो मेरे मेंटल एटीट्यूड को सपोर्ट करेगा और मेरे तरह का है, तभी बढ़िया तरीके से आप पीएचडी करके जमा कर पाएंगे, नहीं तो बीच में दिक्कतें होती हैं। फिर जो पुराने लोग होते हैं वह कई बच्चों को पीएचडी करा चुके होते हैं, तो वह कहीं ना कहीं हर बच्चा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें लेके उनके पास आ चुका होता है, बहाने लेके, चालाकी लेके, तिकड़म लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके आके आ चुका होता है उनके सामने। तो एक तरीके से उनका एटीट्यूड बन चुका होता है कि कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम भी अगर कोई नया बच्चा लेके जाता है उनके सामने कि मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे कुछ सहूलियत चाहिए, छूट चाहिए, तो उनको यही लगता है कि ये बहाना कर रहा है। तो वो सेंसिटिविटी उनकी थोड़ी सी डाउन हो चुकी होती है, उसको नहीं समझ पाते हैं। नए लोगों के साथ करने से क्या फ़ायदा होता है, नया गाइड आप बनाएंगे, जो नए अपॉइंटेड हैं, पहले दूसरे पीएचडी करा रहे हैं, पहली बार गाइड बने हैं, पहले दूसरे स्टूडेंट उनके अंडर में गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको चयनित करने के आपके फायदे होते हैं कि वह, चूँकि आप खुद सोचें कि नया नया कोई गाइड बनता है तो उसको खुद का उत्साह बना होता है कि मैं गाइड बनाऊँ, मेरे अंदर बच्चे आएँ, कॉपरेट करने का प्रयास करता है, नाम बनाने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने का प्रयास करता है, और कोशिश यह करता है कि किस तरीके से बड़े आराम के साथ मैं बच्चे को पीएचडी करवा दूं। तो जो चीज़ें अटक रही होती हैं, नहीं कर पाया होता है, तो वह उन चीज़ों को खुद भी सपोर्ट करके करता है। लेकिन जो पुराने गाइड होते हैं वो क्या कहते हैं कि अपना है भैया, जाके करो, जैसे मर्जी करके आओ, बार बार आपको उसमें दौड़ाते हैं। और ऐसा है कि पुराने लोग अपने अनुभव से उसमें आपको लर्न तो करवा देते हैं, नए लोग उतना ज़्यादा लर्न नहीं करवा पाते हैं। लेकिन चूँकि आपका पीएचडी करने का उद्देश्य है, पीएचडी आप अच्छे से करना चाहते हैं, और आप नॉर्मली बोला परेशान हुए बिना किसी झंझट के पीएचडी करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नए लोगों को गाइड के रूप में चयनित करना चाहिए। फिर एक फ़ायदा पुराने लोगों को के साथ पीएचडी करने से और होती है, गाइड बनाने से, वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20-60 से देश में, विदेश में, स्टेट में, हर जगह उनकी पहचान होती है। अगर आप अपने नॉलेज से, अपने प्रतिभा से उनको प्रसन्न कर पाए किसी वजह से, तो आपको कहीं रिकमेंड कर सकते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है, इसके अंदर क्वालिटी है, अगर आप इसको रखेंगे तो आपका डिपार्टमेंट की टीसी ग्रोथ होगी, तो जॉब लगने की भी संभावना उसमें बनती है। नए लोग चूँकि नए हैं, वो ज़्यादा परिचय नहीं होता, इसलिए उतना ज़्यादा संभावना नहीं होती है कि वह कुछ ऐसा करके आपकी जॉब लगवा सके। तो नए पुराने लोगों के साथ आप देख लें कि आपका उद्देश्य क्या है, आप टैली कर लेंगे कि यह विशेषताएं, अगर इस तरीके की पीएचडी करना चाहते हैं तो आप पुराने लोगों को चयनित करिए। अगर आप इस दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ईजी करना चाहते हैं, और कॉपरेशन चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा आपको उस तरीके से नहीं है कि नहीं बड़े नाम के अंदर पीएचडी करूँगा तो मेरे को कुछ फ़ायदा होगा, वो
सोच आपकी नहीं है, सिर्फ पीएचडी करना उद्देश्य है, बाकी चीज़ें आप खुद करने के सक्षम फील करते हैं तो नए लोगों को करिए। तो ऐसी स्थिति में आपको गाइड चयन करने में ईजी पड़ती है। तो मैंने आप गाइड से संस्था पहले से चयनित की है, संस्था चयनित करने के बाद आपने गाइड चयनित किया। गाइड चयनित करने के बाद आपको क्या करना है कि गाइड के अंदर में आप इनरोल हो गए। इनरोल होने के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप करते रहिए, कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उसके बारे में एक्सप्लोर करते रहिए। रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिव्यू अगर आप करके आप ठीक तरीके से रख लिए तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पीएचडी लिखने में। पीएचडी लिखने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल पीएचडी है तो एक्सपेरिमेंटल पीएचडी होने के बावजूद कोशिश करिए कि आप प्रयोग वगैरह अपना करके रिजल्ट वगैरह निकाल लीजिए, क्योंकि जब आप प्रयोग वगैरह करके रिजल्ट वगैरह निकाल लेंगे तभी आप उसको लिख पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वह काम आपको प्रायोरिटी पर रख के जल्दी करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान यह रखना चाहिए कि लिखने के बाद जो सबमिशन की प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा झमेला होता है। जो लोग जीआरएफ होते हैं, कई बार बहुत सारे लोग मुझे मेल करके ये भी पूछते हैं कि मेरा जीआरएफ है, साइन नहीं हो रहा है, मेरा जीआरएफ अटका हुआ है, ये है वो है। तो वहाँ पे वही दिक्कत होती है, उन्हीं लोगों का जीआरएफ अटकता है, साइन नहीं हो पाती है, जो गाइड को सेलेक्ट करने में, गाइड का चयन करने में गलती कर जाते हैं। उनकी गाइड के साथ तालमेल नहीं बन पाता, मतभेद हो जाते हैं और साइन वाइन करने में दिक्कत होती है, इसलिए उनके जीआरएफ अटकता है। गाइड के साथ ही दिक्कतें होती हैं, बाकी उधर ऊपर जो जीआरएफ वगैरह में साइन करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। तो यही है कि आपको सबसे पहले गाइड चयन करें। गाइड अगर गड़बड़ मिल जाता है आपको, आपका गड़बड़ का मतलब यह है कि आपका तालमेल ठीक से नहीं बन पाता है गाइड के साथ, तो आपको बहुत सारे तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु गाइड अगर आपका ठीक ठाक मिल जाता है तो आपकी चीज़ें एकदम आसान हो जाती हैं, पहुँच जाते हैं। सबमिशन के टाइम पर भी ऑर्डिनेंस आपको देखना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया को लेके आपको एक तरीके से ऑर्डिनेंस देखना चाहिए, और सबमिशन को लेके तो और देखना चाहिए कि सबमिशन के टाइम पर जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, हर विश्वविद्यालय की प्रक्रिया अपनी अलग होती है। अपने विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस देख के, उसकी प्रक्रिया को समझ के और उसके हिसाब से प्रिपेयर हो के कागज़ बना के और उसको सबमिट करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो कुछ इसी तरीके से चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं, वीडियो लंबी जा रही है इसलिए और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो अभी नहीं बता पा रहे हैं। फिर कभी और चीज़ों पे आपके प्रश्न वगैरह आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, और इस तरीके से आप अपना पीएचडी सबमिट कर पाते हैं। तो कुछ अनुभव हमने शेयर किया है, उम्मीद करेंगे ये आपको उपयोगी हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।